हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। इस सेशन में हम देखने वाले हैं सीटेट 1 फरवरी में आपके पेपर फर्स्ट में सीडीपी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अब ये हूबहू वही क्वेश्चन नहीं है जो आपके पूछे गए हैं, लेकिन जो टॉपिक यहाँ पर पूछे गए थे उनसे हमने एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में बिल्कुल रिपीट यही के यही हो जाए, और हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लें। ठीक है, तो आपको भी पता है कि हर शिफ्ट में आपके सीडीपी में जीन पियाजे से ओवरऑल सब्जेक्ट में मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके लेब-वाइगोस्की से भी 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। लॉरेंस को हल वर्ग से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत से, निपुण भारत से, एनईपी 2020 से, इसके बाद एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 1 फरवरी में जो टॉपिक कवर किए गए हैं उनके यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में ये मत कहने लग जाना कि क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं होते, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक, तो दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन करने लगता है। तो आपको केवल ये शब्द देखने थे, मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन। तो वह कौन सी स्टेज है जीन पियाजे की जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को देखकर और उन पर चिंतन करता है। तो इनकी तीसरी स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे ही हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो 7 से 11 वर्ष। अब कल की शिफ्ट में पूछा था आपका 30 जनवरी में, क्या था क्वेश्चन कि जीन पियाजे की सेकंड स्टेज कौन सी है, केवल यही पूछ लिया था। तो इनका क्रम भी आप याद रखिए, इनका टाइम काल भी आपको याद रखना है, और इनका मतलब किस अवस्था में कौन सी विशेषता होती है ये भी याद रखिए। ठीक है, फिर इनका जो यदि यहीं पर पूछ ले कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है, तो वो इनकी चौथी स्टेज होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और प्रतीकात्मक रूप से किस अवस्था में सोचता है, तो वो इनकी दूसरी अवस्था होती है प्री कॉन्क्रीट स्टेज जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और आँख कान नाक यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिगम करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है, इनकी पहली अवस्था होती संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे के विषय में दिया है कि जीन पियाजे किस विकास से संबंधित हैं। तो जीन पियाजे ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है, जिसमें इन्होंने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था, और इन्होंने अपने विकास की जो है कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं। ठीक है, पूरे जीवन काल की इन्होंने अवस्थाएं बताई, और हर एक विकास से संबंधित करके इन्होंने इनका अध्ययन किया है। तो राइट आंसर संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछ लिया कि लेव वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु वह किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से संभव हो जाता है। तो इनका आंसर जानने से पहले आप थोड़ा सा जानिए, इन्होंने जो टर्म दिए हैं, सबसे पहले इन्होंने जेडपीडी दिया, इसके बाद इन्होंने पाड़े ढांचा निर्माण जिसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एमकेओ दिया है। तो इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो जेडपीडी जिसे हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, संभाव्य विकास का क्षेत्र, नज़दीकी विकास का क्षेत्र, तो कुछ भी कह दें, इंग्लिश नाम आपको याद रखना है। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये कहलाता क्या है, इसका यूज इन्होंने क्यों किया, तो जेडपीडी जब बच्चा स्वयं से किसी कार्य को शुरू कर लेता है लेकिन बीच में वह अटक जाए, और बीच में यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी सहायता कर दी जाती है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो यही जेडपीडी कहलाता है। जैसे कोई बच्चा दिल्ली से उसको जाना था उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो दिल्ली से तो उसने स्टार्ट कर दिया चलना, लेकिन यहाँ पर बीच में रास्ता भूल जाता है, और यही रास्ता यदि कोई उसे बीच में बता दे तो वो उत्तर प्रदेश पहुँच जाएगा, मतलब अपना लक्ष्य पा लेगा। तो जेडपीडी में जो सहायता की जाती है वो कहाँ की जाती है, बीच में। और कैसी होती है सहायता, स्थायी, एक बार बता दिया फिर उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जेडपीडी याद रखिए, जेडपीडी क्या कहलाता है, बीच में की जाने वाली स्थायी सहायता जेडपीडी कहलाती है। इसके विपरीत होता है इनका इसके फोल्डिंग टर्म। इसके फोल्डिंग क्या कहलाता है,
इसके फोल्डिंग को ही पाड़ या पाइट या मचान कहते हैं, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग में शुरुआत में मदद की जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि बालक कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर पाता, तो जब तक उसकी शुरू में हम मदद नहीं करेंगे तो वो कार्य कर ही नहीं पाएगा। तो शुरुआत में अस्थायी सहायता, जैसे बच्चा एक जब छोटा होता है शैशव अवस्था में, तो उसको चलना सिखाते हैं, साइकिल चलाना सिखाना, ठीक है। तो ये शुरुआत में मदद करी जाती है, ठीक। MKO फुल फॉर्म मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब बच्चा उसी से सीखता है जो उससे अधिक जानता है, अधिक ज्ञानी दूसरा, इसे हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, कि वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, मतलब कठिन है का मतलब वो शुरू ही नहीं कर पा रहा है, परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी जो है वो सहायता कर दे तो वो संभव हो जाएगा, ठीक है, मतलब फिर वो शुरू कर लेगा। तो शुरुआत में यहाँ पर मदद की बात की गई है, और यही क्या कहलाता है, आपका ढांचा या पाड़ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ढांचा या पाड़ निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF किस पर बल देता है। तो NCF में आपके किस पर बल दिया गया है, समग्र विकास पर। अब समग्र विकास का यहाँ मतलब ये नहीं है कि पूरा ऑल ओवर विकास, ठीक है। समग्र विकास मतलब पढ़ने के साथ साथ में उसकी अन्य चीज़ें जो होती हैं, जैसे खेलना, ठीक है, इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताएं, तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ ध्यान दिया जाता है। तो NCF में समग्र सतत विकास पर जोर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। मातृभाषा पर जोर दिया, बिल्कुल, जो बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उनकी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उनको कक्षा में स्थान देना चाहिए, और स्कूली भाषा से मातृभाषा को जोड़ना चाहिए, तो ये भी सही है। बाल केंद्र शिक्षा पर, बिल्कुल, NCF आपका बाल केंद्र शिक्षा पर भी बल देता है कि जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर और पाठ्यक्रम उस तरीके से बनाया जाना चाहिए। तो ये तीनों ही सही है, इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी पर। NCF से आपके बिल्कुल यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको पॉजिटिव सोच रख के उसका आंसर देना है, बच्चे को ध्यान में रख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे द्वारा सही और गलत के बीच में निर्णय लेने को क्या कहा है। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं, तो टोटल अवस्थाएं कितनी बताई हैं, 6 अवस्थाएं, ठीक है। इन्होंने 3 टर्म भी दिए हैं। तो इन्होंने टर्म दिया है सबसे पहले नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, और एक दूसरा टर्म इन्होंने नैतिक दुविधा जिसे डिलेमा कहते हैं, मोरल डिलेमा, दूसरा दिया है इन्होंने नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा। तो ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, नैतिक दुविधा मतलब जब 2 चीज़ें एक साथ घटित हो जाएं और हमें दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो यहाँ पर बालक दोनों के बीच में नैतिक दुविधा में पड़ जाता है कि ए चुनूं या ए। जैसे मान के चलिए एक बालक है, उसको उसका सिलेक्शन जो है वो IAS में भी हो गया और IPS में भी हो गया, तो अब वो यहाँ दुविधा में फंस जाता है कि इसको चुन लूँ या इसको, ठीक है। तो यही कहलाती है नैतिक दुविधा। इसी तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जैसे मान के चलिए पहला स्तर है, उसकी 2 अवस्थाएं हैं, तो 2 अवस्थाओं के बीच में बालक नैतिक दुविधा में पड़ जाता है कि यहाँ पापा की बात मानूं या ना मानूं, यदि नहीं मानते तो दंड मिल जाएगा, तो नैतिक दुविधा में फंस जाता है। फिर जब वह इस नैतिक दुविधा से निकलने के लिए तर्क का प्रयोग करता है और एक किसी सही रास्ते को चुन लेता है, तो वो कहलाती है नैतिक तर्कणा। तो एक सही रास्ता मतलब उसने यहाँ पर IAS को चुन लिया, ठीक है, अपने लॉजिक के आधार पर, तो यह है नैतिक तर्कणा। और यही हमसे पूछा है कि जब बच्चा सही और गलत के बीच निर्णय लेने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ स्कीमा दिया है, जो आपके जीन पियाजे का टर्म है। ज्ञान के पैकेट्स को क्या कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान के संगठन को स्कीमा कहते हैं, और इसके फोल्डिंग आपका जो है ये आपके वाइगोत्स्की का टर्म है। नेक्स्ट नोम चोमास्की से क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है वो अर्जित करने की एक अंतर्जात या जन्मजात क्षमता है, जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त एक अद्वितीय क्षमता है। इसको क्या कहा है, तो इन्होंने भाषा अर्जन यंत्र कहा है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। LAD का फुल फॉर्म पूछा गया था इनका, तो LAD का फुल फॉर्म क्या है, तो लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, मतलब जो भाषा का ग्रामर होता है वो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहते हैं। सतही और गहरी संरचना का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहते हैं। भाषा अर्जन यंत्र किससे संबंधित है, नोम चोम्स्की से। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, यदि आपने भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ा है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछ लिया कि जो वनस्पति वैज्ञानिक है इनके पास में कौन सी बुद्धि होगी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने सन 1883 में बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। और इन्होंने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धियां बताई। इसके बाद उन्होंने 8वीं और 9वीं प्रकार की बुद्धि भी बता दी थी, ठीक है। तो
यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो विविध क्षमता को दर्शाती है। मतलब मान के चलिए एक व्यक्ति है तो उसके पास एक पाई तो सभी प्रकार की बुद्धियाँ जाएंगी, 9 की 9 ही पाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन जिसका वातावरण इसको सबसे अच्छा मिलेगा वो सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो यही बताना है हमें कि यहाँ जो वनस्पति वैज्ञानिक है इसके पास में सबसे ज़्यादा जो बुद्धि होगी वो कौन सी होगी। तो वनस्पति वैज्ञानिक के पास में प्राकृतिक बुद्धि होगी, क्योंकि वनस्पति जो वैज्ञानिक होगा वो वनस्पतियों का सर्वेक्षण करेगा और उसको जो है प्रकृति से लगाव होगा, ठीक है। तो वनस्पति वैज्ञानिक, यहीं पर आपके जीव वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके शिकारी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पर्यटक हो सकते हैं। तो इनके पास में कौन सी बुद्धि होगी, इनके पास में होगी प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यदि आपसे पूछ ले एक गणतज्ञ है उसके पास में कौन सी बुद्धि होगी, गणतज्ञ के बाद में आपके वैज्ञानिक के पास में कौन सी बुद्धि होगी, तो इनके पास तार्किक बुद्धि, लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। स्थानिक बुद्धि किसके पास में होती है, तो जैसे एक चित्रकार हो गया, एक मूर्तिकार हो गया, ठीक है, मतलब ये स्थान विशेष का ध्यान रखते हैं। एक कार्टूनिस्ट हो गया, कार्टूनिस्ट का मतलब कि जो कार्टून कैसा भी बना दे लेकिन यथा स्थान पर हर चीज़ होगी। जैसे आँखों की जगह पर आँखें होंगी, पैर की जगह पर पैर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि पैर की जगह पर आँखें बना दें। कार्टून कैसे भी हो तो ये स्थान विशेष का ध्यान रखते हैं। जैसे चित्रकार चित्र बनाने में, मूर्तिकार मूर्ति बनाने में स्थान का ध्यान रखेगा, ठीक है। इसके बाद भाषाई बुद्धि किसके पास, जो भाषा के जाल में हमें फंसा ले, रुला दे, हंसा दे, तो उसके पास भाषाई बुद्धि। जैसे एक वकील हो गया, ठीक है, एक रचनाकार हो गए, एक कविताकार हो गए, ठीक है। तो एक कविता के माध्यम से हमें रुला सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भाव प्रकट होने लगते हैं, तो इनके पास भाषाई बुद्धि होती है, ठीक। तो इसी तरह से इन्होंने 10 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी। वनस्पति वैज्ञानिक के पास में कौन सी बुद्धि होगी, आपकी प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट है कक्षा 5 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। महिलाओं को घरेलू कार्य के लिए दर्शाया गया है चित्र में, बच्चों को संभालते हुए दर्शाया है, जबकि जो पुरुष हैं वो डॉक्टर, वकील, अभियंता, वैज्ञानिक के रूप में दर्शाए गए हैं। तो यह चित्र किसको दर्शा रहा है, तो ये चित्र बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लैंगिक भेदभाव को दर्शा रहा है कि महिलाएं घर के काम काज करेंगी और पुरुष बाहर की। तो ये लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, इनको हटाना है तो आपको विपरीत कार्य करवाने पड़ेंगे कि लड़का लड़कियों के और लड़कियाँ लड़कों के कार्य करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये दर्शा रहा है लैंगिक भेदभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर एक केवल जो यदि दिया है कि केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, तो ये गलत होते हैं और परीक्षाओं की संख्या तो बिल्कुल ही गलत है। राइट आंसर है व्यक्तित्व के विकास में जितना योगदान आपका आनुवंशिकता करता है उतना ही वातावरण करता है। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। तो बाल केंद्र शिक्षा से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। तो जो कक्षा कक्ष है वर्तमान समय में वो बाल केंद्रित है, बालक को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि बालक आसानी से सीख पाएँ, सक्रिय रहें और स्वयं करके देखें, ठीक है। इसके बाद आपका सोशलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, निपुण भारत से आपका क्वेश्चन पूछा गया, NEP 2020 से भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा अन्य टॉपिक जैसे इंटेलिजेंसी है आपकी बुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपके अपसारी और अभिसारी चिंतन जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, आपने पढ़ा तो होगा ही, एक बार आप रिवाइज करें और अच्छे से विशेषताओं को देख लें। हर मतलब जैसे सिद्धांत की विशेषताएं, किसकी क्या विशेषता होती है, तो यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी और यदि आपको कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है तो आप कमेंट्स में विथ ऑप्शन की जरूर दें और क्लास कैसी लगी ये भी अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर करें। थैंक यू।